अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो मैं चाह रहा था कि पैलेस्टाइन और इसराइल का जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर एक डिटेल सीरीज़ बनाऊं कि जिसके अंदर हम स्क्रैच से इस एरिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को एनालाइज करें और द रीज़न बिहाइंड द होलीनेस एंड सेक्रेडनेस ऑफ अक्सा एंड दिस लैंड इसको डिस्कस करें, और ताकि हम मीडिया के डिसेप्शन से आज़ाद होकर इसको समझ सकें कि ये असल में कॉन्फ्लिक्ट है क्या, किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है, इसका सोल्यूशन क्या है। पर मुझे पता चला कि कल कल या परसों पाकिस्तान के लेफ्टिस्ट की फेवरेट पर्सनैलिटी और पाकिस्तान के नीचे साहब सैयद मुजम्मिल साहब ने फिर एक दो बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है। उसको ब्लेंडर कह लें, तब आजमाई कह लें, या फिर नमक हरामी कह लें। नमक हरामी तो नहीं बल्कि इसे कहते हैं नमक हलाली, या फिर आप उसको नमक हलाली कह लें, जो मर्जी। सो लेट्स एनालाइज कि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर क्या कहा है। मैं पूरी की पूरी वीडियो को तो नहीं रिस्पॉन्ड करूंगा, बट हाँ, उनकी पूरी वीडियो का सबसे पहले आपके सामने ओवरव्यू रखूंगा कि उन्होंने बेसिकली कहने की कोशिश की है, और फिर हम उसको रिस्पॉन्स करके। तो अपनी वीडियो के स्टार्ट में उन्होंने जो केस बिल्ड करने की कोशिश की वो ये था कि हमें एज ए नेशन स्टेट दूसरी नेशन स्टेट्स के मामलात में पंगा नहीं लेना चाहिए। यहां पर मैं कहूंगा कि भाई एक्सट्रीम लेवल का कॉलोनाइज्ड माइंड, एक्सट्रीम लेवल का गुलाम माइंड, और जैसे इकबाल ने कहा ना कि इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकस है किताब कि सिखाती नहीं मोमिन को अंदाज गुलामी। ये बेगैरत लोग एक तो खुद गुलाम, इनके जहन गुलाम, लॉक्ड माइंडेड, और दूसरों को भी गुलाम बना रहे हैं। और ये गुलाम इब्ने गुलाम है वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज के और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स के, वेस्टर्न नैरेटिव्स के। ये सारा का सारा जो उन्होंने केस बिल्ड करने की कोशिश की है ना कि एक नेशन स्टेट को दूसरी नेशन स्टेट की हेल्प नहीं करनी चाहिए, वो सारी की सारी पैट्रियटिज्म के ऊपर बेस करती है, वो सारी की सारी नेशनलिज्म के बेस कर। नेशनलिज्म आपको ये कहती है कि अगर कोई दूसरी नेशन स्टेट जिस जिस तरह के मर्जी हालात में है, अगर आपकी नेशन स्टेट का कोई एज उसके साथ एसोसिएट नहीं है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है पंगा लेने की। हाँ, नेशन स्टेट जो है, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये बियॉन्ड होता है रिलीजन के, कि अगर दूसरी नेशन स्टेट मुश्किल में है और वो उससे आपका एक रिलीजियस लिंक है तो फिर भी आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई खतरा नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है बीच में पंगा लेने की। तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का। हमें इससे हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई मौत नहीं पड़ी कि हम उस कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर ग्रहण करें। हम इसके ऑपोजिट सोचते हैं, हमारी एक अपनी थॉट है और हम आजाद हैं। ये बात हमारे लिबरल्स को जिस दिन ये चीज हम समझ लेंगे ना, ये एक जुमला जो मैं कहने लगा ना, ये जिस दिन पाकिस्तान का देसी लिबरल समझ लेगा ना, उसका जहन आजाद हो जाएगा उस दिन कि भाई हमें ये हक हासिल है कि हम उससे अलहदा सोचें, उससे अलग सोचें, कुछ नया सोचें। कि जो जॉर्ज होलीवेक ने सोचा, जो जीन बेबरॉट ने सोचा, जो नीत्शे ने सोचा, जो कार्ल मार्क्स ने सोचा, जो एडम स्मिथ ने सोचा, हमें ये आजादी हासिल है कि हम उससे अलग होकर सोचें। हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि हम वही बातें सोचें, और जरूरी नहीं है कि हमारी इंटेलेक्ट की जो पूरी की पूरी बत्ती है वो जाके इन्हीं के साथ एंड में आके सेकेंडराइज कर जाए, जरूरी नहीं है। हमें हक हासिल है कि हम सोचें और अलहदा सोचें। वी हैव राइट टू थिंक समथिंग डिफरेंट, टू बिल्ड आवर ओन नैरेटिव्स, आवर ओन पर्सपेक्टिव्स। अच्छा, इस नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए लोकली जो प्रूफ से मुजम्मिल साहब ने यूज किया कि देखिए हमारे अपने कुछ मसाइल हैं। अब वो मसाइल, बहुत से मसाइल हैं, यकीनन पाकिस्तान बहुत से मसाइल का इस वक्त शिकार है। बहुत से मसाइल पे बात हो सकती थी, हमारी इकॉनमी के ऊपर बात हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी नीचे साहब ने जो टॉपिक चुना वो बड़ा, कोई मैं कह सकता हूँ कि बड़ा मिथिकल और बड़ा ही मजे का, बड़े ही हंसी वाली बात, बड़ी कोई मजाक का हेज बात है कि उन्होंने एक पुराना लिबरल्स का एक एजेंडा, आप इसे कह लें, इसे आप प्रोपागेंडा कह लें, आप इसे एक वतीरा कह लें, कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट एथनिसिटीज हैं। अब अच्छा, यहाँ पर चलो ये तो ये मानते हैं ना कि पाकिस्तान कोई जियोलॉजिकल बाउंड्री नहीं है, पाकिस्तान कोई एथनिसिटी नहीं है, पाकिस्तान कोई जियोग्राफिकल यूनिट नहीं है। पाकिस्तान तो 1933 से पहले पाकिस्तान का नाम एग्जिस्ट नहीं करता था। पाकिस्तान की तो अपनी कोई कल्चरल हिस्ट्री नहीं है, कोई जियोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान तो ट्रूली एक आइडियोलॉजी के ऊपर बना है, ये बात तो तुम लोग मानते हो ना। खैर, इन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर इतने सिटीज हैं, इनको लड़ाने का इनका एक प्रिमिटिव एजेंडा है कि भाई बलोची को कहते हैं कि तुम्हें हकूक नहीं मिल रहे, तुम्हारे हकूक सिंधी ने लिए, सिंधी को कहते हैं तुम्हारे बलोची ने ले लिए, पठान को कहते हैं तुम्हारे सिंध ने ले लिए, सिंधी को कहते हैं पठान ले, और इवन कश्मीर को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और कश्मीर के अंदर बैठ के हंसने कि यार ये कौन सी बात कर रहा है, हमें कौन से राइट्स नहीं मिले, वो किस किस्म के इस्तेसाल की बात कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इस्तेसाल नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि
हर इथनिसिटी को उसके हकूक मिले। लेकिन जिस तरीके से आप इन चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं ना, उस तरीके से ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये पाकिस्तान का एंड है। और क्योंकि ये एक बड़ी सेंसिबल किस्म की बात है कि हमारा पाकिस्तान का लिबरल जिस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहा है ना, वो अगर तो पाकिस्तान एक जियोलॉजिकल इथनिसिटी होता तो फिर ठीक है, ये चीज़ आ सकती, सेकुलरिज्म पाकिस्तान में आ सकती थी। लेकिन जब आप द मोमेंट यू इंप्लीमेंट सेकुलरिज्म इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की अपनी जो एक अलैदगी है उसकी जियोग्राफिकल यूनिट यानी इंडिया के साथ, क्योंकि जियोग्राफिकल यूनिट तो इंडिया है ना, हम तो उससे सेपरेट हुए आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर, तो वो आइडियोलॉजी बड़ी बेमानी हो जाती है। और जब वो आइडियोलॉजी बेमानी हो जाती है तो पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं वो बेमानी हो जाती है। तो जब पाकिस्तान की बाउंड्रीज बेमानी हो जाती है तो वही जो इंडियन एजेंडा है रीयूनिफिकेशन, आप उसके ऊपर हाथ रख देते हैं। और यही वो आइडियोलॉजी है, ये वो टॉक्सिक आइडियोलॉजी है जिसको पाकिस्तान के लिबरल सेकुलर प्रोपोगेट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं इस तरह के लोगों के, उन बेचारों को पता नहीं होता कि ये बात जाएगी कहां तक। पाकिस्तान भी कायम रहे और सेकुलर भी हो, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि पाकिस्तान कोई जियोग्राफिकल यूनिट नहीं है। अच्छा खैर, इस बात को तो छोड़िए कि उन्होंने कहा कि बहुत से मसाइल हैं, इस वजह से हमें फॉरेन मसाइल के अंदर इन्वेड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह तो भाई मेरे भाई बहुत से मसाइल। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल देकर इसको डिबंक करने की कोशिश करूंगा कि जब 40 नेशन स्टेट्स नेटो के प्लेटफॉर्म पे जमा होकर अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेड किया था, तो क्या वो सारी की सारी यूरोपियन स्टेट्स फाइनेंशियली उनके उनके मुल्क के अंदर कोई मसले नहीं थे, उनके अपनी कोई पड़ी हुई नहीं थी, उन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे, उन्हें उनकी कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो वो फिर भी वो नेटो के प्लेटफॉर्म पे यूनाइट होकर इन्वेड कर गए ना। तो आपके पापा जब ये काम करें तो वो जायज है, तो साडा कुत्ता कुत्ता तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टोमी, ऐसे तो ना करो भाई कि जब वो नेशन स्टेट सारी की सारी जमा होके, अभी जो आपकी सारी नेटो इकट्ठी होके और जा रही है यूक्रेन की मदद करने, तो क्या उनके अपने कोई मुल्क के अंदर मसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूनाइट होकर मदद कर रहे हैं। क्या यूएस के अंदर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही? 31 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है इस वक्त अमेरिका, तो क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही? लेकिन फिर भी वो इसराइल की मदद के लिए अपने तैयारे भेज रहा है। पहली तो बात है कि जो आपने केस बिल्ड करने की कोशिश की ना कि अपने मुल्क के अंदर मसले हो, तो पहली तो बात है नेशनलिस्ट बेसिस के ऊपर भी देखा जाए तो हमें अमेरिका इसको यानी जो जहां से फूटी है नेशनलिज्म, जिन कॉलोनियलिस्ट ने सिखाई है दुनिया को नेशनलिज्म, उन वहां पर हमें ये चीज नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात, हम नेशनलिज्म को नहीं मानते, हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम उम्मत के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, और उम्मत जो है वो रिलीजन के ऊपर बेस करते हैं। जिसे इकबाल ने कहा कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजम भी नहीं। और हमें ये राइट है कि हम अपनी जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो जियोलॉजिकल बाउंड्रीज की बजाय इस्लाम रिलीजन की बेस के ऊपर बनाए, हमें यह हक हासिल है, आप हमसे यह हक नहीं छीन सकते। पहली तो बात इनकी ये डिबंक होगी कि जो इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इन्होंने अपनी राय देने की कोशिश की, उसके अंदर इन्होंने अपने बायस्ड माइंड को पहले एक्सपोज कर दिया कि जब इन्होंने रिकॉग्निशन कराई है हमास और इसराइल की। हमास को ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज ए मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे, और इसराइल को एज ए लेजिटिमेट स्टेट के तौर पे। यहां पे इनका जो बायस्ड माइंड है वो खुल के सामने आ गया। और दूसरी बात, इनकी जो रिसर्च क्वालिटी है, इसके ऊपर पहले भी कैसर अहमद दरिया साहब ने भी इसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी, बड़ी बात हुई थी कि भाई इनकी रिसर्च क्वालिटी तो बहुत ही पूरा है। विकीपीडिया के चंद आर्टिकल पढ़ के आगे, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आर्टिकल पढ़ के आगे, और आपने कह दिया कि भाई ये मेरी रिसर्च हो। भाई खा गए ऐसी रिसर्च के ऊपर कि तुम पाकिस्तान के लिबरल समझते हैं कि तुम्हारे से बड़ा कोई दुनिया के इंटेलेक्चुअल नहीं आया, और तुम्हारी हालत ये है कि तुम जब रैंडम आर्टिकल्स पढ़ के आ रहे हो, और वो भी उन सोर्सेज के आर्टिकल्स के जो मशहूर है इस्लामोफोबिया के अंदर, कि भाई इसराइल जो है वो यूएन लॉज को ओबे नहीं कर रहा है। यूएन लॉज को अमेरिका भी ओबे नहीं करता, यूएन लॉज को कोई यूरोपियन स्टेट नहीं ओबे करती, ये सिर्फ उन्होंने हमारे लिए ही बनाए हैं। ये चीज चले से मुजम्मिल साहब ने एक्सेप्ट की कि इसराइल इस वक्त किसी यूएन लॉ को कोई अहमियत नहीं दे रहा और खुल के जो है वायलेशंस कर रहा है ह्यूमन राइट्स की। उसके बाद जो इनका हमास के बारे में पर्सपेक्टिव है कि हमास जो है वो एक इसराइल जनरेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इसराइल ने खुद बनाया। अच्छा, मैं इसको सारी की सारी जो सही मुजम्मिल साहब की बकवास है, इसको मैं कंक्लूड करता हूं उनके सोल्यूशन की तरफ कि उन्होंने क्या सोल्यूशन देने की कोशिश किया। अगर मैं एवरेज सही मुजम्मिल के अन्य फॉलोअर से ये पूछने की कोशिश करूं कि भाई आप मुझे ये बता दें कि सही मुजम्मिल साहब ने कंक्लूड क्या किया है अपनी वीडियो के अंदर, क्या सोल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो मैं बता देता हूं कि सही मुजम्मिल के अकॉर्डिंगली क्या सोल्यूशन है। पहली तो बात, उन्होंने जो हमास की इनएक्यूरेसी है उसको डिफाइन किया कि भाई हमास जो है वो इनकैपेबल है कि वो लड़े इसराइल से, और वो नहीं लड़ सकती। और जाहिर सी बात है, अगर हम मेटलिस्ट पर्सपेक्टिव से बात करें तो नहीं लड़ सकती ना।
हमास को अगर इसराइल से लड़ना है, इसराइल से मुकाबला करना है, तो उसके साथ बाहमी तौर पे कंट्रीज को यूनाइट होना पड़ेगा, इस्लामिक मूवमेंट्स को, इस्लामिक कंट्रीज को अपनी फौजें रवाना करनी पड़ेंगी। और उस कॉन्सेप्ट को तो पहले ही अपने वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही मुजम्मल साहब ने कहा कि हमें तो बोलना भी नहीं चाहिए फॉरेन मैटर्स के अंदर, चाहे हमारी उम्मत चाहे वर्ड में खड्डे में, हमें तो वेस्टर्न वो जो जंजीरें जो पोस्ट कॉलोनियल दौर में जो जंजीरें नेशनलिज्म के नाम पे उम्मत के जियोलॉजिकल हिस्सों के दरमियान पड़ी है ना, वो जंजीरें सही मुजम्मल जैसों के माइंड्स के अंदर भी पड़ गई, जिसकी वजह से इनके माइंड्स लॉक हो गए हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स के अंदर। तो हमें क्या जरूरत है भाई उम्मत की है, तो भाई वी हैव द राइट टू मेड आवर ऑन एपिस्टेमोलॉजीज, आवर ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो भाई नेशन का कॉन्सेप्ट अगर उनका जियोलॉजिकल बाउंड्रीज के ऊपर होता है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के ऊपर होता है, तो हमारा रीजन के बेस के ऊपर होता है। हमें ये हक हासिल है कि हम रीजन की बेस के ऊपर, हमें हक हासिल है कि हम अपने नैरेटिव्स बनाएं, हमें हक हासिल है कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज बनाएं, हम अपने अंदाज से दुनिया को देखें। हम जानवर तो नहीं है ना, हम दूसरे दर्जे के इंसान तो नहीं है ना, हम भी वही इंसान है जिस तरह के वेस्ट के लोग हैं। तो अगर वो इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं तो हम भी इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं। उनकी इंडिपेंडेंट थॉट्स को तुम ओपन माइंडेडनेस बोलो और हमारी थॉट्स को तुम रिग्रेसिवनेस बोलो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो जो सोल्यूशन दिया है सैयद मुजम्मल साहब ने, सैयद मुजम्मल साहब के अकॉर्डिंगली टू स्टेट सोल्यूशन जो है इनकैपेबल है। उनके अपने अकॉर्डिंगली कि हमास को इसराइल ने इसलिए बनाया, जब टू स्टेट सोल्यूशन अप्लाई हो जाएगा तो सैयद मुजम्मल साहब के अकॉर्डिंगली इसराइल टू स्टेट सोल्यूशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड नहीं कर सकेगा। तो जब वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड नहीं कर सकेगा तो उसको एक मिलिटेंट ग्रुप चाहिए कि जो थोड़ा बहुत उसके साथ लड़े, थोड़ा उसके साथ छेड़छाड़ करे और उसको वो मौका मिल जाए कि वो उसके ऊपर इन्वेड करके उसको एक जवाब मिल जाए पूरी लैंड को अपने कब्जे में लेने का। तो इस वजह से सैयद मुजम्मल साहब के अकॉर्डिंगली टू स्टेट सोल्यूशन कोई हल नहीं है। और जहां तक बात है कि मदद करने की, क्योंकि जाहिर बात अब दूसरा इतनी कोई रॉकेट साइंस तो इस इशू में है नहीं है। तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसराइल पूरी लैंड को ऑक्युपाई कर ले, या तो पहली बात तो है ना कि टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन सैयद मुजम्मल साहब के अकॉर्डिंगली इनकैपेबल है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि मदद करना, कि मुस्लिम कंट्रीज जाके मदद कर। तो सैयद मुजम्मल साहब ने वीडियो के शुरू में कह दिया कि मुस्लिम कंट्रीज को तो बात भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर अब दोनों चीजें जब सैयद मुजम्मल साहब ने इनको रिफ्यूट कर दिया, तो फिर तो सैयद मुजम्मल साहब के अकॉर्डिंगली इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या हल है, आपने सोचा? देखा ना कि अब वो बंदा आपके माइंड के साथ किस तरीके से इंजीनियरिंग कर गया, किस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट कर गया। भाई यहां पे सीधा सीधा ये बात वाजी हो रही है कि सैयद मुजम्मल साहब के अकॉर्डिंगली इस कॉन्फ्लिक्ट का हल ये है कि इसराइल पूरी की पूरी लैंड को ऑक्युपाई कर ले और जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं उनका जिनोसाइड कर दे, उनको मार दे। क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन भी इनके अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि टू स्टेट सोल्यूशन को मैं भी नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। और दूसरी बात है इनको की है कि हमें अपने मसाइल हैं तो हमें मदद भी नहीं करनी चाहिए जाके उनकी। मैंने सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो वो कंट्रीज गई थी कि उनके अपने कोई मसले नहीं थे, क्या अपने उनके कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, कोई स्टेटली अफेयर्स उन्हें रन नहीं करने थे, वो वेले बैठे हुए थे वो सारे मुल्क जाके 20 साल तक लड़ते रहे अफगानिस्तान में। और हमें तुम ये भाषण दे रहे हो कि नहीं जाना, वो तो नेशन स्टेट्स थी फिर भी यूनाइट हो गई। हम तो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं, हमारा तो अपना एक उम्मत का कॉन्सेप्ट है, तो हम क्यों ना यूनाइट हो? और तुम कौन होते हो हमें यूनाइट होने से रोकने वाले? तो सैयद मुजम्मल साहब ने एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आर्टिकल को उठा के अपनी एक अजम्पशन दे दी कि हमास जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना इसराइल ने खुद जनरेट किया ताकि वो टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर कभी पैलेस्टाइन ना आ सके, क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन आया तो इसराइल पूरी लैंड को ऑक्युपाई नहीं कर सकेगा। तो सैयद मुजम्मल साहब के अकॉर्डिंगली इसराइल को पूरी लैंड को ऑक्युपाई कर देना चाहिए और पैलेस्टीनियंस को मार देना चाहिए, या वो उसके आगे झुक जाए या वो मर जाए। और इस बकवास के नीचे आप पाकिस्तान के लोगों के कमेंट्स देखें नीचे जाके, वो इसको खुद मतलब पता नहीं क्या, आप इसको पैगंबर मानना शुरू हो गए, क्या है ये वजह क्या है कि हम लोग इंफॉर्मेशन को बल्क करते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बल्क कर ली, बुक्स पढ़ पढ़ के अपनी थॉट के ऊपर तवज्जो नहीं देते, अपनी थॉट को वाइड नहीं करते, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर नहीं देते, जिसकी वजह से इस तरह के सस्ते निश्चय उठ के हमें कहीं भी हमारे माइंड्स को मैनिपुलेट कर देते। तो बराए मेहरबानी अपनी थॉट्स को वाइड करो, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर दो, वरना कोई भी आके आपको डिसेप्ट करके चला जाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आगे इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर एक भरपूर वीडियो आएगी कि जिसके अंदर हम इस जियोग्राफिकल एरिया जो है ये मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान और ये
फिर पैलेस्टाइन का जो एरिया है, इलिया का जो एरिया है, इस पूरे के ऊपर, मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री के ऊपर, इसके ऊपर हिस्टोरिकल एक सीरीज़ बनाएंगे इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को, और फिर यहूदियों का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, और इस्लाम आने के बाद यहूदी कब तक यहाँ, कितनी देर यहाँ पे यहूदी आबाद रहे हैं, या यहूदी कभी यहाँ पे आबाद रहे भी हैं या नहीं रहे, और अभी जो इसराइल के नाम पे यहूदी यहाँ आए हैं वो कब आए हैं, किसके ज़रिए आए हैं, इस सारी हिस्ट्री के ऊपर इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ बनेगी, इंतज़ार करिएगा। वाखिर दावाना।